हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। आज हम क्लास 9 में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है असत्य बताना है। तो बच्चों देखो, जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, ये वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी होती है? एक तो होती है इसमें परिमेय संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्याएं। तो अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं में एक तो होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। और जब इन दोनों संख्याओं को मिला दें तो हमारे पास बन जाती है वास्तविक संख्याएं। तो कह रहा है अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है क्या? तो देखो, ये अपरिमेय संख्या और ये वास्तविक संख्या है, इसका मतलब ये सत्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये सत्य है। और सत्य किस लिए है? ये इसलिए है कि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। तो हम लिखेंगे, तो बच्चों हम लिख देंगे ये कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है, वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना है। मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो हो गई। सेकेंड पार्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। अब बच्चे यहाँ पर कह रहा है एम एक प्राकृत संख्या है, मतलब एम का मान 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे आगे तक अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो रूट एम की बात करें तो जैसे हमने एम का मान ले लिया 2 और फिर हमने एम का मान ले लिया 3, ये 2 मान ले लिया अपन ने। अब संख्या रेखा बनाते हैं, तो संख्या रेखा पर कहीं पर यहाँ पर √2 होगा और यहाँ पर √3 होगा। अब ध्यान से देखो कि √2 √3 के बीच में तो अनंत संख्याएं होती हैं। कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है, तो √2 √3 के बीच में तो अनंत संख्याएं होंगी। और वो संख्याएं कैसी होंगी कि 2 और 3 के बीच में हमको कोई भी पूर्णांक नहीं मिल रहा, तो वो क्या संख्या कैसे हो सकती है? जैसे √2.1 हो सकती है, √2.22 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऐसा इनमें से मान। √2.24 हो सकता है। तो और 2.1, 2.22, 2.24, ये तो एम के मान नहीं है, एम तो प्राकृत संख्या है। एम के मान तो 1, 2, 3, 4, 5 होता है, मतलब 2 और 3 के बीच में एम का कोई भी मान नहीं होगा। इसलिए यह कथन है कि असत्य कथन है। तो हम लिख देंगे असत्य कथन है। अब बच्चों, इसी बात को एक और प्रकार से सीख सकते हैं कि जैसे यहाँ 0 होगा तो 0 के पीछे -1, -2, -3 ऐसी संख्याएं भी होगी। तो ये जो नेगेटिव संख्याएं हैं, तो जब हम रूट एम का मान निकालेंगे तो प्राकृत संख्या के लिए रूट एम का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। मतलब जब हम रूट के अंदर प्राकृत संख्या लिख दे, मान लो अपन ने लिख दिया 9, तो 9 का वर्गमूल तो 3 आएगा। तो फिर ये वाले मान तो हम लिख ही नहीं सकते, दर्शा ही नहीं सकते, इसलिए ये कह सकते हैं कथन है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों देखो, जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, भी आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो एक तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का संग्रह होती है। इन दोनों प्रकार की संख्याओं का संग्रह होती है। तो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी होती है। वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होगी, परिमेय भी हो सकती है। इसलिए ये कथन असत्य है।
और समझे तो जैसे मान लो 2 है, तो 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं। ये एक परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है, लेकिन ये अपरिमेय तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। 2 वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय नहीं है। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य कथन है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है धनात्मक पूर्णांक, और इनका मतलब है 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक ये धनात्मक पूर्णांक है सारे। अब ये कह रहे हैं धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल लो। तो जैसे हम 2 का वर्गमूल लें और 3 का वर्गमूल लें, 4 का वर्गमूल लें, 5 का वर्गमूल लें, ऐसे ही एक और संख्या ले लेते हैं 8 का वर्गमूल लें और 9 का वर्गमूल लें। ये कुछ धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिए। अब देखो 2 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये तो अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है। अब 4 का तो वर्गमूल 2 है और 2 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। √8 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों देखो ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या और ये संख्या है तो है अपरिमेय, और जो बच गई ये वाली संख्या है परिमेय। तो क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या भी होती है। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या भी होती है। अब उदाहरण हम यहाँ दे सकते हैं, √4 का उदाहरण दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए √4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2, और 2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है अपन को। तो बच्चों देखो संख्या रेखा पर √5 का निर्धारण करना है। अब उससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि √5 का निर्धारण कैसे करेंगे। तो बच्चों ऐसा सब त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ ए बिंदु ले लिया, बी बिंदु ले लिया और यहाँ पर हमने सी बिंदु ले लिया। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। यहाँ पर ये वाली भुजा ले लेंगे हम आधार और ये वाली भुजा ले लेंगे हम लंब। और पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब बच्चों मान लो अगर अपन लंब 1 ले लें तो यह 1 का वर्ग हो जाएगा, और अगर आधार 2 ले लें तो 2 का वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ तो हम ले लें 2 और यहाँ ले लें हम 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा?
1 का वर्ग तो 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, और यहाँ पर आ गया कर्ण का वर्ग, और ये आ गया 5। अब यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो क्या रहेगा, यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो आ जाएगा √5, मतलब कर्ण का मान हो गया √5। अब इस चीज को काम में लेते हुए हम संख्या रेखा पर √5 का निर्धारण करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पर। तो संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लो। और यहाँ पे बीच में ले लेंगे 0। 0 के आगे आता है 1, फिर 2, 3, पीछे -1, -2, -3, इस तरीके से चलता रहेगा। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमने 1 इकाई ले लिया है 1 सेंटीमीटर, और फिर ये 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है ना, ये इसको हम ले लेते हैं आधार, और इस बिंदु को हम नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, मान लो नाम दे देते हैं इसको ए, नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ओ। ये बेटा 0 है और ये बिंदु है ओ। समझ आ रही बात। अब हम करेंगे क्या कि इस बिंदु ए पर, जहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, और उस लंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे पहले। तो 90 डिग्री के कोण यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, और इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे 90 डिग्री पे। ज़्यादा ऊंची नहीं लेनी है इसको, क्योंकि अपन को 1 सेंटीमीटर का ही चाप काटना है। अब बच्चों, अपन 1 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लेंगे ऐसे, और ये 1 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के बिंदु ए पर रख के यहाँ से ऐसे चाप काट देंगे इसके ऊपर। ये चाप कट गया। इस चाप को हम नाम दे देंगे बिंदु बी, दे लो इसको। और बी को हम मिला देंगे अब किससे, ओ से। इन दोनों को मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे। अब आपको करना क्या है कि ओ बी जितना प्रकार को लेना है, ओ से लेकर बी तक का इतना प्रकार को लेंगे। तो ये जो लंबाई हमने खोली है प्रकार की, ये √5 के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रकार खोल लेंगे, और बिंदु ओ पे रख के यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ऐसे प्रकार की। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर आके काट रहा है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर आके यहाँ पे काट रहा है, और ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु ही √5 को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर √5 का निरूपण कर लेंगे। तो बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 1.2 के पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कर लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।